और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर गोरखपुर से, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी हुई है। गोरखपुर रजिस्ट्री दफ्तर पर आरटीओ पर भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। डीएम की ओर से कराए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद 12 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से अधिकारी और कर्मचारी के साथ कुल 12 आरोपी हैं। इस मामले में 3 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। डीएम ने कहा कि अगर आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो मकान की कुर्की होगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने एक बहुत ही बड़ा और विवादित बयान दिया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के अलावा नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी होगी। अखिलेश को मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत है, ये बात भी उन्होंने कही। मौलाना ने यह भी कहा कि मुसलमानों को सियासी दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अखिलेश यादव पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान के सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा में हार के बाद समाजवादी पार्टी में विद्रोह की खबरें लगातार आ रही है और इससे पहले आजम खां के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे और उन्होंने यही बात कही थी कि दरी बिछाएगा अब्दुल्ला, वोट देगा अब्दुल्ला, लेकिन अब्दुल्ला के कपड़ों से अखिलेश यादव को आती है बदबू। और यही बात अब कही जा रही है दरगाह आला हजरत की ओर से भी। अब बरेली के मौलाना ने अखिलेश पर वार किया है कि 4 बार ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने बीजेपी के साथ शिद्दत के साथ मुखालफत की और कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिल सकी। तो इस वजह से अब हालात और तकाज़े बदल चुके हैं, सियासी पस मंज़र बदल चुका है। इसलिए मेरा तमाम मुसलमानों से मशवरा है कि वो अल्टरनेट पर गौर करें, नेमल बदल को तलाश करें, अपनी सोच और फ़िक्र को बदलें। ये कहता रहा हूँ कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी विकल्प के तौर पर आजमाना चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। मुसलमान विकल्प के तौर पर भाजपा को भी अपना सकता है और कांग्रेस को अपना सकता है। ये 2 नेमल बदल हैं, इस पर जो है मुसलमानों को विचार करना चाहिए। मुलायम सिंह की बात है तो मुलायम सिंह के दौर में जो समाजवादी पार्टी थी वो मुलायम सिंह मुसलमानों के मसाइल को सुनते थे, समझते थे। जब मुस्लिम डेलीगेशन हम लोग लेके जाते थे तो बड़ी तवज्जो देते थे और जो जिन जिन मसाइल पर हम लोग बात करते थे उसके हल के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलते थे और वो मसाइल हल भी होते थे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और उससे मुख्यमंत्री के दरमियान और उसके बाद भी उलमा का डेलीगेशन हम लोग लेकर के गए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसके अलावा कभी मुलाकात हुई तो मुस्लिम मसाइल पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। खुद इंतखाबात के दरमियान उनको दाढ़ी, कुर्ता, टोपी, पैजामा वाले मुसलमान से उनको नफरत रही और उन्होंने अपने स्टेज से भी उतार दिया। बड़ी बात यहां पर कि अखिलेश यादव को दाढ़ी, टोपी और कुर्ते पायजामे वाले मुसलमानों से दिक्कत है। मुसलमानों के मुद्दे को वो सुनते तक नहीं है तो सुलझाएंगे क्या? अब नए विकल्प और बीजेपी को भी विकल्प के तौर पर मुसलमान देख सकते हैं, ये कहना है उनका। इधर बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के फरार होने के बाद अब पुलिस उनकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है। लगातार दबिश के बावजूद याकूब कुरैशी और उनके परिवार का कोई सुराग नहीं मिल रहा। याकूब की फैक्ट्री में बरामद हुआ मीट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मीट 2 से 2.5 साल पुराना, जिसमें फंगस और कीड़े भी पाए गए। ये मीट इंसानों की खाने लायक नहीं है। याकूब कुरैशी और उसका परिवार इसी मीट को पैकेज और प्रोसेस कर एक्सपोर्ट करने की तैयारी में था। बीएसपी के पूर्व मंत्री की फैक्ट्री कुर्क करने की तैयारी हो चुकी है। सैंपल्स खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ली गई हैं, उसमें कुछ सैंपल्स में मिसब्रांडेड और अनसेफ के रूप में रिजल्ट्स प्राप्त हुआ है। वो संबंधित विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। एक प्रति पुलिस विभाग को भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वहीं से भी विवेचना में शामिल करा के आगे की कार्रवाई करें। और कुछ लैब से हमें रिपोर्ट आना भी शेष है, उसको भी हम लोग प्रयास करके जल्दी ले रहे हैं। जहाँ तक वो सैंपल्स में आया है वो अनसेफ और मिसब्रांडेड का आया है। तो हम लोगों को इनिशियल समय में कार्रवाई करने का ये भी एक ग्राउंड था वहाँ एक अनसेफ होने का, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने आगे की कार्रवाई एफआईआर रजिस्टर किए हैं। कुछ पोर्शन को हम लोग डिस्पोज भी किए हैं। पुलिस ने जो सैंपल भेजा था
उसमें भी एक लैब से रिपोर्ट आई है, उसमें भी नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पूरे प्रकरण में 10 लोगों की तो गिरफ्तारी उस समय हो गई थी। इसके बाद जो 4 नामजद अभियुक्त हैं उन सभी का NBW ले लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तक तो गिरफ्तार में नहीं आया है, इसीलिए NBW लिया गया और यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो जो विधिक प्रक्रिया है 82-83 की वो करवाई जाएगी। और बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर 10वीं की परीक्षा देकर घर लौट रहे 4 छात्रों पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। चारों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने गंगोह कोतवाली को घेर कर हंगामा किया, नारेबाजी की। थाने में ही दरी बिछाकर सभी ग्रामीण धरने पर बैठ गए। फिलहाल सहारनपुर पुलिस केस दर्ज करने की बात कह रही है। गंगोह कोतवाली के अनाज मंडी का ये मामला है। इधर सत्ता में वापसी के बाद योगी सरकार एक बार फिर तेजी से काम करने में जुट गई है। सीएम योगी के निर्देश पर आज से मंत्रिपरिषद के सामने सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन की शुरुआत, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे। सभी को आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अगले 100 दिनों के एक्शन प्लान के बारे में बताना होगा। आपको बता दें, सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल 5 अप्रैल को मुख्य सचिव ने सीएम योगी के सामने अलग अलग विभागों की 100 दिन की कार्य योजना का खाका पेश किया था। इसके बाद सीएम ने अलग अलग विभागों को समूहबद्ध कर 10 सेक्टर बनाए। उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कार्ययोजना पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। इस दौरान योगी सरकार ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और साथ ही अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों से अगले 100 दिन और 1 साल की कार्ययोजना के साथ उसके क्रियान्वयन से जुड़ा प्रेजेंटेशन भी देखना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद करेंगे। इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में सभी विभाग किस तरह से अगले 100 दिन और 1 साल की उनकी क्या क्या अहम योजनाएं हैं, किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा, उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और 100 दिन के ही एजेंडे को लेकर यूपी सरकार में युवा एवं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बात की है, सुनिए। जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया, उसमें आपके विभाग की अगर मैं बात करूं तो आपके विभाग ने किस तरीके से रोड मैप तैयार किया है? अभी हम लोगों ने 100 दिनों के अंदर कौन से काम पूरा कर लेंगे, 6 महीने के अंदर कौन से काम पूरा करेंगे, 1 साल के अंदर कौन से काम पूरा कर लेंगे और 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल और 5 सालों के अंदर कौन से काम को पूरा कर लेंगे। जैसे हमारे स्पोर्ट कॉलेज बन रहे हैं, कहीं छात्रावास बन रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी बन रही है, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने मानक मापदंड के अनुसार हम कितने दिनों के अंदर पूरा कर लें। ग्रामीण अंचलों में जो ग्राम पंचायत में जो है खेल के मैदान को सुरक्षित कर रहे हैं, उनको जो खेल के लिए हम लोग जो है पूरी तरह से सुसज्जित कर रहे हैं, उसमें जो है ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से जो करें, इन चीज़ों का हम लोग कि वो 100 दिनों के अंदर हम कितना कर लेंगे और हम 6 महीने के अंदर उसका हम लोग मानक बना रहे हैं और उसी के अनुसार हम लोग कार्य योजना बनाकर काम करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र के मुताबिक हमारी सरकार काम करने जा रही है और 100 दिन का जो एजेंडा दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्रालय काम कर रहे हैं और हमारे मंत्री उसी शिद्दत के साथ पूरा काम करके और 100 दिन की रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट कार्ड भी अपना देंगे। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री काम करते हैं, तमाम मंत्रालयों की लगातार समीक्षा करते हैं, उसी कदम पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी आगे जाते हुए दिख रहे हैं कि समीक्षा करके जो बेहतर हो सके उस कदम को अपनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है
और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी प्रकार से काम करेगी माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं। और सीएम योगी ने जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो लगातार एक्शन में है, जिलों के दौरे पर हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को साफ निर्देश दे दिया है कि जिलों के भ्रमण के दौरान कोई भी मंत्री होटल में न ठहरे और वो सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सीएम योगी ने एक और निर्देश दिया है कि परिवार के सदस्यों को निजी सचिव नियुक्त न करें। और इधर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि श्रमिकों को लेकर यूपी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि यूपी में ही सभी श्रमिकों को काम मिल सके। जो एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की भी कि बड़ी संख्या में यहां के युवा नौकरी के लिए, खासकर मजदूरी के लिए पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख करते हैं। उनके लिए यहां पर बड़ी बात श्रम मंत्री ने कही है कि कोशिश होगी, ये प्राथमिकता होगी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में, उनके राज्य में, उनके जिले में ही रोजगार मिले। हमारे पास है पूरे देश का सबसे बड़ा मैन पावर उत्तर प्रदेश के पास है। उनको कैसे उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना है, ये मैन पावर जो बाहर हमारा जाता है उसको कैसे प्रदेश के अंदर रोकना है, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। मान के चले कि अगले 5 सालों में श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, हम लोगों का यही प्रयास है कि हमारा जो मैन पावर है वो हमारे पास रहे और उत्तर प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं वो योगदान करे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके अलावा सीएम धामी ने बगलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सुख, शांति और सबकी प्रगति के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हैं। महाकाल के दर पर भी पहुंचे सीएम धामी। दर्शन किए और जब भगवान की इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ और हमने प्रदेश के लिए, हमारे शांति के लिए, तरक्की के लिए, इसके लिए प्रार्थना की और साथ ही साथ अभी हमारा उज्जैन महाकाल का भी दर्शन किया, वहां पर भी जलाभिषेक किया सीएम धामी ने। लखनऊ में बिजली बिल जमा न होने पर राजधानी के 60 से ज्यादा स्कूलों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 10,000 से ज्यादा बिल के बकाये पर एक्शन हुआ है। बिजली का कनेक्शन कटने से कई स्कूलों में बिजली अब गुल है, बच्चों को पढ़ने में परेशानी आ रही है। तो बिना बिजली के, बिना लाइट, बिना पंखे के ही बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इन स्कूलों में बिजली कनेक्शन काट दिया गया। उन स्कूलों पर कार्रवाई की गई है जहां पर बिजली बिल बकाया 10,000 रुपए से ज्यादा का है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।